नमस्कार, आदाब। आरटीवी न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। लेकर आया हूं वो खबरें जिससे है सारी दुनिया का सरोकार। खाड़ी देशों में मचा है हाहाकार। युद्ध विराम की सारी कोशिशें हो रही हैं बेकार, और उसके लिए बस एक शख्स है जिम्मेदार, और वो है इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। उसकी जो वजह है वो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको याद होगा 7 अक्टूबर 2023 को इस जंग की शुरुआत हुई थी। कहा यह जा रहा था कि यह जंग हमास को खत्म करने के लिए है, और हमास के लोगों ने इजराइल के नागरिकों को जो बंधक बनाया है उन्हें छुड़ाने के लिए। लेकिन शायद ऐसा नहीं था। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू ने यह जंग लड़ी है और इसकी दशा और दिशा मोड़ दी है, उससे तो यही जाहिर होता है। जब हवाई हमले कर रहा था इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू, तो उसने किसी हमास के ठिकाने को निशाना नहीं बनाया, ना ही हमास के लोगों को मारा। हां, इतना जरूर है कि हमास के जो चीफ थे उन्हें मारा, और जो बाद में चीफ बने वो लड़ते लड़ते शहीद हुए जंग के मैदान में। उसके अलावा अब तक कोई ब्यौरा नहीं है कि हमास के कितने लोग मारे गए हैं। लेकिन यह ब्यौरा जरूर है कि गाजा के वेस्ट बैंक के कितने लोग मारे गए। सिर्फ मारे ही नहीं गए, बेघर हो गए। उन्हें भूखा और प्यासा रखा जा रहा है। उनके पास मदद जिस रास्ते पहुंचती थी उन रास्तों को बंद कर दिया गया। यानी सिर्फ बम से ही नहीं, नेतन्याहू चाहता है उन लोगों को भूखे भी मार दे। मकसद साफ है कि वो अपनी जगह छोड़ के चले जाएं। बल्कि यह भी कहा गया था कि जो लोग फिलिस्तीन यानी गाजा में मौजूद हैं वो गाजा से निकल जाएं, गाजा को छोड़ दें। लेकिन फिलिस्तीनियों ने मिट्टी में मिलना पसंद किया, लेकिन अपनी मिट्टी को छोड़ना नहीं। वो वहां से नहीं गए, मारे जाते रहे, लेकिन वहीं मौजूद रहे। हजारों की तादाद में ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हो चुके। हजारों की तादाद में ऐसी फैमिली है जो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जिसे नस्ल कुशी कहा जा रहा है। हां, नेतन्याहू के साथ अब भी वो दो मुल्क खड़े हैं जो एक तरफ तो युद्ध विराम की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब यूएन में बात उठती है, जब यूएन में किसी तरह का फैसला लिया जाता है, तो अमेरिका वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। और वो हमेशा इजराइल के साथ, नेतन्याहू के साथ खड़ा दिखता है। इससे क्या समझा जाए? और यह जंग जिसकी शुरुआत हमास और इजराइल के बीच हुई थी, वो बढ़ते बढ़ते इस जंग में लेबनान भी शामिल हो गया। और अब ऐसा लग रहा है कि यह जंग इजराइल और ईरान के बीच। इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है पूरी ताकत के साथ, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरा सुपर पावर रशिया, रूस ईरान के साथ खड़ा है। अगर ब्रिटेन इजराइल के साथ खड़ा है तो चाइना ईरान के साथ खड़ा है। इस तरह बंटवारा भी हो रहा है। आप जरा सोचिए, गौर कीजिए कि अगर यह जंग बढ़ी तो किस हद तक पहुंचेगी और कहां तक पहुंचेगी। क्या इसी तरह लोग मारे जाते रहेंगे? क्या इसी तरह गाजा फिलिस्तीन के लोगों को बेघर किया जाता रहेगा? क्या इसी तरह उन्हें भूखे और प्यासे रखा जाएगा? अरे हत्ता के जो शेल्टर कैंप हैं उस पर बमबारी की है इजराइल ने, अस्पतालों पर बमबारी की है, स्कूल कॉलेजेस पे बमबारी की है। न सिर्फ गाजा में, वेस्ट बैंक में, खान यूनुस में, बल्कि अब तो बैरूत में भी उन जगहों पर हमले कर रहा है इजराइल, हवाई हमले कर रहा है जहां आम नागरिक रहते हैं। रेसिडेंशियल एरिया में बमबारी की जा रही है।
ईरान पे भी हमला शुरू कर दिया। शुरुआत इजराइल ने की और जवाबी हमला ईरान को देना था और उसने दिया। अब भी ईरान इंतजार में है जवाबी हमले के, वो सही वक्त के इंतजार में है। अब तक तो यही कहा जा रहा है, लेकिन क्या हुआ? अब तो इजराइल भी परेशान है। अब तो आईडीएफ ने कहना भी शुरू कर दिया है, बल्कि कल ही की बात है, हमास ने, या यूं कहे कि गाजा में आईडीएफ ने कंफर्म किया है कि उसके 4 सैनिक मारे गए। लेबनान के बॉर्डर पे जो आईडीएफ के सैनिक यानी इजराइल के सैनिक घुसने की कोशिश कर रहे हैं, हर दिन 10, 20, 30, 40, 50 सैनिक मारे जा रहे हैं। और जिन लोगों ने, यानी आईडीएफ के इजराइल के सैनिकों ने जो कत्लो गारतगिरी गाजा में की है, औरतों को मारा है, बच्चों को मारा है, शील्ड बना के बच्चों को लेकर जाते थे और उन्हें फिर मौत के घाट उतार देते थे। अरे उन बच्चों का क्या गुनाह है, क्या कसूर है? उन्हें तो यह भी नहीं पता कि हम किस लिए लड़ रहे हैं। हां, इतना जरूर है कि मिट्टी से प्यार है, अपने मुल्क से प्यार है, वो वहीं डटे हैं। किसी ने अपने बाप को खो दिया, किसी ने भाई को खोया है, किसी ने पूरे परिवार को खोया है। अरे इजराइल ने तो पत्रकारों को भी नहीं बख्शा, उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। कई ऐसे पत्रकार हैं जिन्हें पूरे परिवार समेत खत्म कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वहां की खबरें बाहर न निकल पाए। यह कर रहा है इजराइल, यह कर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू। जितनी बार भी युद्ध विराम की बातें हुई, पड़ोसी मुल्कों ने जिस तरह से पहल की और इजराइल से गुजारिश की, अनुरोध किया कि आप किसी तरह युद्ध विराम कर लें, पीस टॉक करें, बातचीत करें, बातचीत के जरिए मसले को सुलझाएं। लेकिन नेतन्याहू एक बार भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। जब जब सीज फायर की बात हुई, तब तब नेतन्याहू ने हमले और तेज किए हैं। अभी की बात ले लीजिए, मिस्र की तरफ से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह सीज फायर यानी पीस हो जाए, किसी तरह यह युद्ध रुके। ये जो आम नागरिक मारे जा रहे हैं, उनकी जान बख्शो, मत मारो उन्हें, क्योंकि कोई हासिल नहीं है। 1 साल में कोशिश करके देख ली, न तो हमास को खत्म कर पाए, न ही अपने अगवा नागरिकों को वापस ला पाए। उसके बदले में क्या किया? आम लोगों को बेघर कर दिया, परिवार के परिवार को खत्म कर दिया। तो हासिल कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी इतनी कोशिशों के बावजूद मिस्र की जो कोशिश जारी है, ऐसा नहीं लगता कि बेंजामिन नेतन्याहू इसके लिए आमादा होंगे और वो तैयार हो जाएंगे। खमियाजा अब इजराइल को भी भुगतना होगा, क्योंकि जिस तरह से वो चारों तरफ से घिर चुका है, यानी लाल सागर पर हुती तैनात हैं, फाइनेंशियल लॉस है उसे, क्योंकि वो रास्ता, उस जो लाल सागर का रास्ता है, उस पर पूरी तरह से हुती का कब्जा है। लेबनान यानी हिजबुल्लाह के चीफ को मार दिया। जो नए चीफ बने हैं नईम कासिम, उनके आने के बाद हिजबुल्लाह ने और तेज कर दिया है अपने हमले को। उसका खमियाजा, उसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है इजराइल को। ईरान पूरी तरह से तैयारी कर रहा है पलटवार की। अब अगर उसने हमला किया तो खासा नुकसान होगा, क्योंकि इससे पहले जब हमला किया था ईरान ने, तो अच्छा खासा नुकसान इजराइल का हुआ था। और मुमकिन है कि इस बार के हमले में पिछले हमले के मुकाबले ज्यादा नुकसान हो इजराइल का, जानी और माली दोनों सूरत में। उधर इराक मिलिशिया, इराक की तरफ से भी हमला जारी है। तो कुल मिला के इजराइल घिर चुका है और उसके पास अब कोई दूसरा चारा नहीं है कि वो किसी तरह जो शांति वार्ता में हिस्सा ले,
जिस तरह लोग समझा रहे हैं उसे, यानी सारी दुनिया अपील कर रही है, समझा रही है कि युद्ध विराम करो, उसे मान लेना चाहिए। समझदारी इसी में है, वरना पूरी दुनिया का नुकसान करा बैठेंगे ये बेंजामिन नेतन्याहू। अब तो उनके मुल्क में भी मुखालफत होने लगी, उनके खिलाफ लोग खड़े होने लगे हैं। न सिर्फ आम नागरिक बल्कि सेना से जुड़े हुए लोग, उनके डिफेंस मिनिस्टर और भी बाकी आईडीएफ के जवान भी अब ये कहने लगे हैं कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू के कहने पर शायद वो सही नहीं, वो गलत है, न सिर्फ मानवता के लिए बल्कि इजराइल के लिए भी। तो कोशिश जारी है दुनिया की। मैं अमेरिका और ब्रिटेन को इसमें शामिल नहीं कर रहा हूं, लेकिन हां, वहां के नागरिक जरूर चाहते हैं कि किसी न किसी तरह इस जंग को रोका जाए, लेकिन वहां की सरकार पता नहीं क्यों, यह कह सकते हैं कि वहां की जो इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी जो बेस है वो है हथियारों के खरीदो फरोख्त से। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने जितने भी हथियार इस्तेमाल किए हैं उसमें 70% हथियार अमेरिका के। आज भी अमेरिका उनके साथ खड़ा है। हालांकि ये मैं पहले बता चुका हूं कि वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे अमेरिका ये जरूर कहता है कि युद्ध विराम होना चाहिए, शांति वार्ता होनी चाहिए। अभी अभी फिलिस्तीन में जो इजराइल ने हमला किया है, पूरे एक घर को तबाह कर दिया, जहां अनगिनत परिवार थे जिनका इस जंग से कोई वास्ता नहीं, आम नागरिक थे। और इजराइल ने कहा क्या कि हमने 60 हमास के आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। अरे क्या इंतजार में थे? 15 दिनों से वहां ऑपरेशन चल रहा था। क्या 15 दिनों से हमास के जो भी आतंकवादी हैं या लड़ाके हैं वहां इंतजार कर रहे थे कि इजराइल आए और उन्हें गिरफ्तार करके ले जाए? कैसी बात! झूठ, प्रोपेगेंडा इस कदर फैलाया जा रहा है इजराइल की तरफ से। एक तो अपने यहां की खबर बाहर नहीं आने देते, और वही खबर वो बाहर पहुंचाते हैं जो वो पहुंचाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि असल तस्वीर कोई देख सके। असल तस्वीर पर हमेशा पर्दा डालने की कोशिश रही है इजराइल की, और आज भी वही कोशिश है। उनके यहां नुकसान हो जाए तो भी वो नहीं बताते, और जब आम नागरिकों को मार के आते हैं तो वो ये कहते हैं कि अस्पतालों में हमास के लड़ाके छुपे थे, स्कूल कॉलेजेस में हमास के लोग थे। जिस घर पे रिहायशी इलाकों में बमबारी की जा रही है वो यही कह के कि वहां हमास के लड़ाके हैं। बैरूत में यह कहा जाता है कि यहां हिजबुल्ला के लड़ाके हैं। बाद में पता चलता है ऐसा कुछ नहीं। हमास के चीफ को मारकर क्या हासिल हुआ? क्या यह जंग रुक गई? क्या हमास को हरा दिया? क्या आपके अगवा किए हुए लोग, उन्हें आप वापस ला पाए? दूसरा चीफ बन गया, वो भी मारा गया, अब कोई तीसरा बन जाएगा। हिजबुल्ला के चीफ को मार दिया, दूसरे चीफ बन गए। उनके बनते ही हमला और तेज हो गया इजराइल के ऊपर। तो किसी को मार देना या कोई भी, चलिए आपने हमले में मार दिया, नेचुरल डेथ भी तो होती है। किसी के डेथ हो जाने के बाद क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाता? क्या किसी देश के उच्च पद पे बैठे लोग जब इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं तो क्या वो संस्था पूरी तरह से बंद हो जाती है? ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू ही सोच सकते हैं और कोई नहीं। इसलिए हमारी कोशिश है कि खबरें आप तक पहुंचाऊं, लेकिन सारी दुनिया जो कोशिश कर रही है, सारी दुनिया चाह रही है कि युद्ध विराम हो। अगर ये युद्ध जिस तरह अपनी दिशा बदल रहा है, अगर इसी रफ्तार में बदलता रहा तो आप सोचिए क्या होगा पूरी दुनिया का।
क्योंकि उसका खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना होगा और किसी न किसी तरह पूरी दुनिया उसमें शामिल होगी, चाहे इस तरफ या उस तरफ, जंग में शामिल हो या ना हो, लेकिन किसी न किसी तरफ तो उसकी शमूलियत होनी है। और आप सोचिए पूरी दुनिया के इकोनॉमी का क्या हाल होगा अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए, तो यह तब्दील हो जाए उसमें। तो इसलिए कोशिश यह होनी चाहिए कि किसी तरह इसको, जिस तरह इजराइल के लोग कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह इजराइल के 2000 से ज्यादा लोगों ने चिट्ठी लिख के पूरी दुनिया में, कई अखबारों ने उसे कैरी किया है, पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि किसी तरह इस युद्ध को रोका जाए, युद्ध विराम किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उन इजरायलियों के साथ है जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है कि युद्ध बंद होना चाहिए, युद्ध विराम होनी चाहिए, पीस आए और जो लोग उजाड़ दिए गए हैं उन्हें वापस से बसाया जाए। मरने वालों को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो यतीम बच्चे हैं, यानी वो अनाथ बच्चे हैं, उन्हें बेहतर जिंदगी तो दी जा सकती है। इसकी कोशिश करनी चाहिए और ये कोशिश बेहद जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। आरटीवी न्यूज हिंदी, सच्ची खबर हर कीमत पर।